हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये भारतीय संविधान की एक सीरीज चल रही है जिसमें हमने आपको भारतीय संविधान का भाग 1, भाग 2 कंप्लीट करवा दिया है। हमने आपको भाग 3 स्टार्ट करा था। हमने आर्टिकल 12, 13, 14 करवा दिया है। आज हम आपको भाग 3 का ही आर्टिकल 15, 16, 17 एंड आपका 18 ये आपका अनुच्छेद करवाने वाले हैं। तो इस तरीके से आपका जो मौलिक अधिकारों में पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक माना जाता है, इसको हम कंप्लीट मतलब कवर करा चुके होंगे। और मौलिक अधिकार फिर आपका नेक्स्ट आएगा, यानी कि स्वतंत्रता का एक मौलिक अधिकार है हमारा, वो दूसरा मौलिक अधिकार है। तो उनको हम एक एक करके आपको समझाएंगे। इसीलिए आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि उनको भी भारतीय संविधान को समझने में थोड़ी सी आसानी हो और भारतीय संविधान पे एक बेहतर समझ और एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। और ये ना केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए मतलब ये इंपॉर्टेंट है या जरूरी है, भारत का कोई भी व्यक्ति हो जो एक सामान्य नागरिक है उसको भी भारतीय संविधान को समझ लेना चाहिए। क्योंकि जीवन आपको व्यतीत भारत के अंदर करना है तो आपको अपने अधिकारों के बारे में, अपने संविधान के बारे में तो पता होना ही चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्या अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म के आधार पर विभेद का निषेध। जी हां, वो कह रहा है कि पूरे भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, मूल वंश या जन्म लेने के स्थान के आधार पर कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा भेदभाव, विभेद का मतलब भेदभाव, ये निषेध है, पूरी तरीके से मतलब वर्जित है। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो इसमें भी हमारे दो पक्ष आपको नजर आएंगे। पहला पक्ष इसमें आप देख रहे हैं कि एक शब्द आया है विभेद। तो ये तो पूरा आपको क्लियर है, उसमें कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर विभेद शब्द का मतलब है कि किसी के साथ भी आप, यानी कि राज्य या कानून किसी के साथ भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर या फिर उसके मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा या किसी का पक्षपात नहीं करेगा। वह ऐसा नहीं कि कोई मतलब अगर किसी को निम्न कास्ट का मानते हुए उसके साथ भेदभाव करके उच्च कास्ट का किसी को मानते हुए उसका पक्ष लेगा, उसकी नजर में सभी व्यक्ति समान हैं, इसलिए वह किसी का भी पक्ष नहीं लेगा। यह हमारा विभेद का मतलब है। यहां पर एक शब्द और आया है केवल। तो केवल का मतलब है कि विभेद किया जा सकता है, लेकिन उसमें कुछ शर्तें हैं। केवल का मतलब है कि अन्य आधारों पर विभेद किया जा सकता है, यानी कि धर्म, जाति, वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन सरकार कुछ दायरे तय करती है तो उसमें आपका विभेद होगा। ऐसे में आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये समानता के अधिकार का खंडन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक डॉक्टर है। एक डॉक्टर एक दिन का मान लेते हैं 5,000 रुपए कमाता है। एक दिन का 5,000 रुपए कमाता है। और एक आम मजदूर है। क्या है आपका? एक आम मजदूर है। और ये आम मजदूर मतलब एक दिन का कितना रुपए कमाता है? ये 500 रुपए कमाता है। ये दिन में केवल 5 घंटे काम कर रहा है। कितने घंटे काम कर रहा है? 5 घंटे। ये आपका 8 घंटे काम कर रहा है। तो आप इसके आधार पर ये नहीं कह सकते कि इसको सैलरी कम मिल रही है तो ये भेदभाव हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी योग्यता के अनुसार उसको वह पैसा या सैलरी मिल रही है, इसलिए भेदभाव नहीं माना जाएगा। तो जो हमारे सरकार है या कानून है या राज्य है, वह कुछ विशेष आधारों पर भेदभाव मतलब भेदभाव की अनुमति देता है जो कि लीगल है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ऊपर वाला जो बताया गया है कि इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि मौलिक अधिकारों को सबसे पहले जो मतलब पहले भाग में रखा गया मौलिक अधिकारों को, या तीसरे वाले जो भाग है इस भाग में रखने का मतलब प्रारंभ में ही जो दो अधिकार हैं, एक तो मतलब राज्य क्षेत्र को डिफाइन करते हुए और एक आपका नागरिकता को डिफाइन करते हुए तुरंत मौलिक अधिकारों को इसलिए रखा अंबेडकर साहब ने, क्योंकि अंबेडकर साहब के साथ जाति के आधार पर कई सारे भेदभाव हो रहे थे। इसलिए उन्होंने प्रॉपर्ली हर चीज को डिफाइन किया है
कि किसी के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे और कहां कहां नहीं कर सकते हैं, तो सार्वजनिक जगह पर। अब ये सार्वजनिक कौन कौन सी जगह है, तो भोजनालय है, कोई होटल है, मनोरंजन का कोई भी स्थान है, कुआं है, तालाब है, स्नान घाट है, मतलब इस पर आप उसको इनके आधार पर निषेध नहीं कर सकते हैं, इसके आधार पर आप उसको रोक नहीं सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन सारी जगहों पर कोई भी व्यक्ति किसी के साथ जन्म, धर्म और आपका वंश के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर वो बिल्कुल भेदभाव नहीं करेंगे। सबको समानता का अधिकार है, जितना कोई भी किसी क्षेत्र में जा सकता है उतना दूसरा व्यक्ति भी जा सकता है, क्योंकि हमारे यहां पर समानता का सिद्धांत लागू होता है। लेकिन इस समानता के सिद्धांत के साथ साथ कुछ अपवाद जुड़े हुए हैं, लेकिन ये अपवाद जो हैं वो लीगल हैं, इसलिए इनको अपवाद ना माना जाए, क्योंकि कभी कभी लोग कहते हैं कि ये भी तो एक भेदभाव हुई है। जैसे राज्य ही प्रावधान करता है कि वह अगर चाहे तो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। अब ऐसे में अगर नॉर्मली आप देखोगे तो आपको लगेगा कि जब आप एक व्यक्ति को समान मान रहे हो तो दूसरे व्यक्ति के साथ विशेष प्रावधान जैसी बातें क्यों आएंगी, क्योंकि हमारी नजर में तो सही व्यक्ति समान है। लेकिन राज्य ने महिलाओं को और बच्चों को, क्योंकि इनको विशेष सुरक्षा की या विशेष अधिकारों की आवश्यकता है, समाज में इनकी स्थिति थोड़ी सी निम्न है, इसीलिए इनको उठाने के लिए, ऊपर इनका विकास करने के लिए ये जरूरी है कि इनको कुछ विशेष प्रावधान दिए जाएं। इसीलिए वो कहते हैं कि हम महिलाओं को आरक्षण की सुविधा कर सकते हैं प्रत्येक क्षेत्र में, साथ ही जो बच्चे हैं उनके लिए हम सुविधा कर सकते हैं कि वह निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करें। ऐसे में कोई बड़ी क्लास का व्यक्ति या जो मतलब हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहा है वो ये नहीं कह सकता कि भाई इनको तो निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है और हमसे शिक्षा के लिए पैसा लिया जा रहा है, तो ये असमानता है, क्योंकि वो विशेष प्रावधान दिया गया है, वो पहले से ही लीगल है। दूसरा, आपको पता है कि पिछड़े वर्ग के कुछ लोग हैं जैसे कि हमारा SC ST, अगर इनके लिए भी कुछ वो विशेष प्रावधान करते हैं, जैसे कि विधानमंडल में सीटों का आरक्षण, जो हमारे विधानमंडल हैं उनमें कितनी सीटें पर मतलब SC या ST कैटेगरी के बैठेंगे वो पहले से ही रिजर्व कर दी गई हैं। तो ऐसा अगर किया जाता है तो ये उनके उत्थान करने के लिए है, उनकी राजनीति में भागीदारी को बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए है, इसीलिए आप उनको भेदभाव के रूप में नहीं देख सकते हैं। साथ ही शिक्षा शुल्क में छूट, यानी कि SC कैटेगरी के या ST कैटेगरी के कोई भी जो बच्चे हैं वो अगर किसी संस्थान में एडमिशन लेते हैं तो उनको शिक्षा संस्थान में छूट, मतलब जो वहां की फीस है उस फीस पर भी छूट देने का प्रावधान है। साथ ही एक बात और समझनी है आपको कि SC और जो ST हैं उनके लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पर भी छूट होगी, यानी कि जब एडमिशन लेते हो आप, मतलब एंट्रेंस पेपर देते हो एडमिशन लेते समय, तो प्रवेश लेते समय भी कुछ छूट दी जाएगी। और इसके लिए 2005 में ही कानून आ गया था जिसको 2006 में लागू किया गया। इसे केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियम कहा गया और इसमें बताया गया कि 27% सीटें रिजर्व होंगी हमारे पीछे SC और ST की कैटेगरी के लिए। और ये केंद्र सरकार ने एक बात और कही, ध्यान रखिएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा इन्होंने डिफाइन कर दिया कि 27% सीट SC और ST कैटेगरी के लिए आरक्षित होंगी किसी भी शैक्षणिक संस्था के अंतर्गत। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 2008 के अंदर एक फैसला सुनाया कि आरक्षण तो जरूर दो, लेकिन साथ में आपको एक सिद्धांत को फॉलो करना है, और वो सिद्धांत है आपका क्रीमी लेयर का सिद्धांत। अब ये क्रीमी लेयर का सिद्धांत किसने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2008 में कि आपको SC और ST कैटेगरी के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण तो देना है, लेकिन क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लागू करते हुए देना है। अब ये क्रीमी लेयर का सिद्धांत क्या है, इसको भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो क्रीमी लेयर का सिद्धांत है इसका दूसरा नाम है मलाईदार परत का सिद्धांत। अब ये जो क्रीमी लेयर या मलाईदार परत सिद्धांत है ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो पिछड़े वर्ग हैं, SC ST कैटेगरी के लोग हैं जिनको आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अभी तो हम कह रहे थे कि आरक्षण का लाभ मिलेगा, लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि आरक्षण का लाभ मिलेगा लेकिन क्रीमी लेयर के तहत। क्रीमी लेयर क्या समझ लीजिए कि इसमें कहते हैं कि उन व्यक्तियों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा भले वह पिछड़े वर्ग की कैटेगरी में आते हैं। कौन कौन से लोग हैं जिनको आरक्षण नहीं मिलेगा, यदि SC ST कैटेगरी के कोई भी लोग जो उच्च पद पर हैं, जैसे कि जज, वकील, डॉक्टर,
इंजीनियर, यानी कि जितने भी आईएएस है ना, पीसीएस अधिकारी जैसे, या फिर निर्वाचन आयोग जैसे, ये बड़े प्रतिष्ठित पद हैं, या कर्नल से ऊपर की जो पोस्ट होती है आर्मी में, वहां पर भी ऐसे लोगों को, ध्यान रखें, मतलब उनके बच्चों को, ऐसे लोगों को क्या नहीं मिलेगा, आरक्षण की सुविधा नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई तुम्हारा जो उत्थान है पहले ही हो गया है। अब तुम्हारा उत्थान जब पहले ही हो गया है तो अब और लोगों का भी उत्थान करने का मौका दो। आप आखिर कब तक रिजर्वेशन का फायदा अकेले ही उठाते रहेंगे? जो लोग जरूरतमंद हैं उनको लेने दें। अगर आपको आवश्यकता, मतलब आप उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो अब आप बाहर निकल चुके हैं, तो उस कैटेगरी में नहीं रह गए हैं, तो क्रीमी लेयर को आप, मतलब क्रीमी लेयर में आते हैं, इसीलिए आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जैसे कि व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और अन्य लोग, या फिर ऐसे लोग जिनकी वार्षिक आय 4.5 लाख रुपए है, वार्षिक आय 4.5 लाख रुपए है, इनको क्रीमी लेयर के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि अगर ऐसी कैटेगरी, मतलब एससी और एसटी कैटेगरी के लोग, अगर उनमें ये सारी शर्तें पूरी हो रही हैं, तो उन एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों को आरक्षण की सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसा क्रीमी लेयर का सिद्धांत कहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा का पूरा आर्टिकल 15। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 16 की। तो आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक का मतलब है यहां पर सार्वजनिक सेवाओं से। सार्वजनिक का मतलब जितने भी सरकारी पद हैं उन सेवाओं की बात कर रहे हैं कि लोक नियोजन के विषय में जितने भी, मतलब उनको मौके मिलेंगे, वहां किसी के साथ मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान रूप से अवसर मिलेगा। तो वहां पर अपने व्यवसाय करने की अवसर की समानता सबको मिलेगी। किसी के साथ धर्म, जाति, वंश, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और ना ही इन आधारों पर उसको अयोग्य ठहराया जा सकता है कि भाई ये तो इस धर्म का है, इस जॉब को नहीं कर सकता। तो ऐसे वाली बात, तो इसके लिए इनको अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल जो 16 है, यानी कि वो कह रहा है कि अवसर की समानता मिलेगी। लोक नियोजन का मतलब है कि लोक सेवा करने के लिए, लोक सेवा का मतलब कि गवर्नमेंट सर्विसेज देने के लिए या पब्लिक सर्विस देने के लिए जो आप नौकरी करते हो, पब्लिक सर्विस वाली जितनी भी चीजें हैं उनमें आपको अवसर की समानता मिलती है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। आपको लगेगा भाई ऐसा क्या, कैसे? विशेष, अगर कोई विशेष रोजगार है तो सरकार शर्त लगा सकती है कि उसके लिए अलग से रहने की व्यवस्था की जाएगी। एक सार्वजनिक निवास की व्यवस्था है, उसको वहीं रहना पड़ेगा। तो आप ये नहीं कहेंगे कि भाई हमको तो अवसर की समानता नहीं मिल रही है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमको क्यों हमारी मर्जी से नहीं रहने दे, क्योंकि उस पद की वैसी ही डिमांड है, इसीलिए आपको विशेष रोजगार के लिए विशेष निवास की शर्तों को पूरा करना ही पड़ता है। एक बात और, कभी कभी जब अवसर की समानता आप देखोगे तो आपको पता चलेगा यहां पर एससी, एसटी, ओबीसी, यानी कि जितने पिछड़ा वर्ग लोग हैं या महिला हैं उनको भी आरक्षण मिलता है। अब उनको नौकरियों में जब आरक्षण मिल रहा है तो आप इसको बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि यह सिद्धांत समानता के खिलाफ है, क्योंकि इसके दो अपवाद रहते हैं, बट यह समानता के दायरे में ही आता है, क्योंकि उनका पहले उतना शोषण हुआ है कि अब उनके उत्थान करने के लिए उनको कुछ एक्स्ट्रा लाभान्वित पॉइंट तो दिए जाने बनते हैं। अदरवाइज तो वो मतलब एक तरीके से वो बहुत पिछड़ी हुई स्थिति में रह जाएंगे, वो आपके यहां तक नहीं आ सकते हैं सामान्य वर्ग के, ठीक है ना। तो ये हमारा आर्टिकल 16 है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल आपका 17 की। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। अगर आपको पता हो तो आपको पता होगा, अपनी दादी वादी से, दादाजी से, नाना नानी से पूछेगा, वो बताएंगे उनके समय में, मतलब देश आजाद होने के बाद भी बता रहा हूं मैं, पता चलेगा कि छुआछूत का इतना ज्यादा, मतलब छुआछूत थी। अगर कोई व्यक्ति किसी से टच हो गया, निम्न वर्ग का व्यक्ति अगर किसी उच्च वर्ग के व्यक्ति से टच हो गया तो इसको भी वो अपमान मानते थे कि ये मेरा अपमान हो गया है, मैं अपवित्र हो गया हूं। ऐसे विचार, पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हुए लोग थे, उनके हाथों से, उनके मतलब जो हाथों से वो अगर झाड़ू लगा के सफाई कर रहे हैं ना गली की, वो सफाई करवा लेंगे। लेकिन फिर भी पता नहीं उनके टच होने से, मतलब एक व्यक्ति जो घर, मतलब आप समझिए कि एक व्यक्ति जो सफाई कर रहा है वो निम्न कोटि का कैसे हो सकता है? गंदगी फैलाने वाला निम्न कोटि का होगा, जबकि वो व्यक्ति अगर वो क्या कर रहा है, अगर वो व्यक्ति एक तरीके से अगर सफाई कर रहा है तो उच्च है, अच्छा व्यक्ति है।
इसलिए गांधी जी ने ना उनको कहा था हरिजन। हरिजन को कहा था कि ये हरि मतलब होता है भगवान, जन मतलब जनता, यानी कि ये भगवान के लोग हैं। तो आप चीजों को थोड़ा समझ के रखिए। इसलिए हमारे यहां पर भेदभाव बिल्कुल, सॉरी, अस्पृश्यता क्या है हमारा, बिल्कुल बंद है। तो अस्पृश्यता का अंत हो गया है। आपको मैं बता देता हूं कि नागरिक अधिकार रक्षा अधिनियम 1955 के तहत यदि कोई व्यक्ति आपके साथ जाति धर्म के आधार पर छुआछूत या अस्पृश्यता जैसी कोई भी भेदभाव की प्रणाली अपनाता है तो इस अधिनियम के तहत उसको या तो 500 रुपए जुर्माना लगेगा या फिर 6 महीने जेल हो सकती है या दोनों हो सकता है। इसलिए सोच समझकर ही ऐसा व्यवहार समाज में प्रस्तुत करना। सार्वजनिक पूजा स्थल पर अब देखिए, यहां पर आपको कहीं ना कहीं ये दिखेगा कि हाँ, अंबेडकर महोदय को मंदिरों में प्रवेश करने से भी रोका गया था। तो यहां कहीं ना कहीं अंबेडकर साहब के या महोदय के विचार साफ साफ दिखते हैं। तो सार्वजनिक पूजा स्थल पर कोई रोकेगा नहीं इस आधार पर, जन्म धर्म जाति वर्ग के आधार पर। एक और बात, सार्वजनिक जगह पर जितनी भी सार्वजनिक जगह हैं, जितनी मैंने यहां पर आपको बताई हैं, सारी की सारी सार्वजनिक जगह जितनी भी हैं, चाहे वो भोजनालय है, होटल है, मनोरंजन के स्थान है, कुआं है, तालाब है, स्नान घाट है, तो यहां पर आप उनको रोक नहीं सकते हैं अगर वो पब्लिक है तो। और साथ ही SC ST के आधार पर आप किसी का अपमान नहीं कर सकते। अगर आपने किसी का अपमान इस आधार पर किया ना कि तू तो SC है या ST है या उसकी विशेष जाति को आप डिनोट करते हुए बता रहे हो उसको, तो ध्यान रखिएगा ये अपराध की कैटेगरी में आता है। और अधिनियम आपको मैंने बता दिया है, नागरिक अधिकार रक्षा अधिनियम 1955 के तहत भाई ये दंडनीय अपराध है। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद आपका 18, अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत। कभी कभी आपने देखा होगा, है ना, मतलब कि महाराजा धीराज ये आ रहे हैं, पधार रहे हैं, ऐसे पुराने टाइम में अपने आप को उपाधियां देकर मतलब बुलाते थे, जिल्ले लाही, ऐसी उपाधियां दी जाती थी। आप समझ रहे हो। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी जो उपाधियां प्रयोग करते थे उन उपाधियों का अंत करता है अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। यानी कि केवल ऐसी उपाधियां आप धारण कर सकते हैं, इसके अलावा कोई उपाधि आप धारण नहीं करेंगे। जैसे शिक्षा में मिली आपकी उपाधि आप धारण कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर। सेना में मिली कोई भी आपकी उपाधि, जैसे कि कर्नल वगैरह महोदय को परमवीर चक्र वगैरह ऐसे मिलते हैं। ठीक है ना, ये आपका उचित है, ये मतलब ये आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इनको आप सरनेम के तौर पे आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि परमवीर चक्र कौशल कुमार जी, ऐसे करके आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, नहीं तो फिर वो आपसे वापस ले ली जाएगी। तो हालांकि आपको ये उपाधि मिलेंगी, ये लीगल है, लेकिन इनका आप सरनेम के तौर पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और एक और बात, अगर विदेशों से मतलब आपने कोई ऐसा काम किया जिसके बदले में आपको विदेशों से कुछ उपाधियां मिल रही हैं, कोई देश आपको कुछ प्रमुख उपाधि देना चाहता है, तो उसके लिए आपको हमारे देश के राष्ट्रपति से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके आप उस उपाधि को ग्रहण कर सकते हो, अन्यथा आपकी नागरिकता भी जा सकती है। आगे बात करें तो जैसे कि कौन कौन सी उपाधि, जैसे कि आपका महाराजा, राय बहादुर, दीवान, ऐसी कई सारी उपाधियां लगती थी। इन उपाधियों को आप नाम के साथ जोड़कर आप नहीं लिखवा सकते हैं। आपने देखा होगा काफी सारे लोग गाड़ियों के पीछे पार्टिकुलर नेम लिखवा के चलते हैं, लेकिन आप आधार कार्ड इस टाइप की चीजों में इस प्रकार की उपाधि, विशेष उपाधि आप नहीं लिखवा सकते हैं, वो लीगल नहीं है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा समानता का पहला अधिकार क्लियर हुआ होगा। अब हम दूसरा अधिकार पढ़ेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। तो तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।